नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण, इस विषय के अध्ययन के क्रम में हम ग्रह अरिष्ट की ओर चलते हैं। ग्रहों के द्वारा जातक को किस प्रकार अरिष्ट होता है, इसका अध्ययन करते हैं। पहला है, यदि चंद्रमा निर्बल हो, पापदृष्ट हो, शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट न हो तथा दुस्थानगत हो तो बालक के लिए अरिष्ट कर रहता है तथा बालक कम से कम रुग्ण अवश्य रहता है। क्या है? चंद्रमा निर्बल, निर्बल चंद्रमा पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो, शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट नहीं हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो या शुभ ग्रह उस चंद्रमा के साथ नहीं बैठा हो, और दुस्थानगत हो। दुस्थानगत मतलब षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में अथवा द्वादश भाव में चंद्रमा वैसा बैठा हुआ हो। चंद्रमा निर्बल हो, पापदृष्ट हो, शुभ ग्रह की युति या दृष्टि उस पर उसके साथ नहीं हो, और वैसा चंद्रमा षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में पड़ा हो, तो वैसी स्थिति में जातक के लिए अरिष्टकर होता है। और यदि वह जातक सर्वाइव करता है तो रुग्ण जरूर रहता है, वो रोगी स्थिति में रहता है हमेशा। अगला है, यदि चार केंद्रों में एक एक ग्रह चंद्रमा, मंगल, शनि और सूर्य बैठे हों तो ऐसे जातक की शीघ्र ही मृत्यु होती है। चारों केंद्रों में चार ग्रह बैठे हों, चंद्रमा, मंगल, शनि और सूर्य, चारों भावों में बैठना जरूरी है। ये चारों ग्रह केंद्र में बैठे हों, क्रम कौन सा होगा, कौन ग्रह किस स्थान में बैठेगा, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। इन चारों केंद्रों में एक एक ग्रह का होना, चंद्रमा, मंगल, शनि और सूर्य का होना अनिवार्य है। अगर यह स्थिति बनती है तो ऐसे जातक की शीघ्र ही मृत्यु होती है। यदि लग्न में चंद्रमा, 12वें स्थान में शनि, 9वें स्थान में सूर्य और अष्टम स्थान में मंगल हो तो ऐसे जातक को अरिष्ट होता है। क्या है? लग्न में चंद्रमा बैठा हो, 12वें स्थान में शनि, 9वें स्थान में सूर्य बैठा हो और अष्टम स्थान में मंगल बैठा हो, यह स्थिति है तो जातक को अरिष्ट होता है। परंतु यदि बृहस्पति बली होकर लग्न को देखता हो, बली बृहस्पति कहीं से भी, यहां से, यहां से या यहां से लग्न को देख रहा हो तो वैसी स्थिति में इस अरिष्ट का भंग होता है। अब सारावली ग्रंथ के मतानुसार इस योग में ग्रहों का क्रम कुछ अलग बताया गया है। इसमें लिखा है कि उपर्युक्त योग में शनि नवमस्थ हो, शनि 9वें भाव में स्थित हो, और शनि नवमस्थ होता था, सूर्य द्वादशस्थ हो। ये जो क्रम था, सूर्य नवमस्थ और शनि द्वादशस्थ, इसको बदल देता है। सारावली में लिखा है कि शनि 9वें भाव में हो और सूर्य द्वादश भाव में हो तो वही फल होता है, उसी प्रकार का अरिष्ट होता है। किसी और अन्य प्राचीन ग्रंथ में कुछ विद्वानों ने लिखा है कि शनि का अष्टम में, मतलब शनि अष्टम भाव में हो, सूर्य लग्न में बैठा हो, शनि का अष्टम में और सूर्य का लग्न में, चंद्रमा का 9वें में और मंगल का द्वादश भाव में होना आवश्यक है इस योग के लिए। मंगल द्वादश भाव में हो तो इस स्थिति में जातक को अरिष्ट होता है। अब ये तीन प्रकार की स्थितियां इन चारों ग्रहों की ही बन रही हैं, सूर्य, मंगल, चंद्रमा और शनि। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लग्न में, द्वादश में, अष्टम में और नवम में
इन चारों ग्रहों की स्थिति हो, किसी भी क्रम से हो, अन्य अन्य ग्रंथों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से बताया गया है, लेकिन इन्हीं चारों ग्रहों की स्थिति को बतलाया गया है, तो जातक को अरिष्ट होता है। परंतु जब बलि बृहस्पति लग्न को देख रहा हो इस योग की स्थिति में, तो अरिष्ट का भंग होता है। अगला बिंदु है, यदि चंद्रमा किसी भाव में पापक ग्रह के साथ बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तथा लग्न में एक पापक ग्रह बैठा हो, तो ऐसे बालक की शीघ्र मृत्यु होती है। चंद्रमा किसी भी भाव में किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हो और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, ऐसे चंद्रमा पर, और लग्न में भी एक पापक ग्रह बैठा हो, तो इस स्थिति में ऐसे जातक की शीघ्र मृत्यु होती है। किसी का मत है, किसी विद्वान का, कि चंद्रमा के साथ मंगल होना आवश्यक है। जैसे लिखा गया सूत्र में कि चंद्रमा के साथ एक पापक ग्रह बैठा हो और शुभ ग्रह से दृष्टि नहीं हो, परंतु उस विद्वान का मत है कि चंद्रमा के साथ ये मंगल हो और लग्न में कोई दूसरा पापक ग्रह बैठा हो, चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्टि नहीं हो, तो ऐसे जातक की शीघ्र मृत्यु होती है। अगला है, क्षीण चंद्रमा यदि 12वें स्थान में हो और लग्न तथा अष्टम भाव में पापक ग्रह बैठा हो और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं हो, तो ऐसा बालक शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। चंद्रमा कहां हो? चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो और लग्न में तथा अष्टम भाव में पापक ग्रह बैठा हो। चंद्रमा की स्थिति द्वादश भाव में हो, लग्न में और अष्टम स्थान में, दोनों स्थान में पापक ग्रह की स्थिति हो, पापक ग्रह बैठा हुआ हो और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं हो, केंद्र में इन चारों भावों में कोई भी शुभ ग्रह की स्थिति नहीं हो। द्वादश भाव में कौन सा चंद्रमा बैठा हो? क्षीण चंद्रमा। क्षीण चंद्रमा के बारे में हम जानते हैं कि कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर और शुक्ल पक्ष की दशमी तक, इसको हम क्षीण चंद्रमा बोलते हैं। हम बहुत पहले के वीडियो में जब ग्रहों की स्थिति बतला रहे थे, ग्रहों के बारे में जानकारी, तो उसमें हमने बताया हुआ है क्षीण चंद्रमा किसे कहते हैं। तो ऐसा क्षीण चंद्रमा द्वादश भाव में बैठा हो, लग्न में अष्टम में पापक ग्रहों की स्थिति हो और चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं हो, इन चारों केंद्रों में से किसी में शुभ ग्रह की स्थिति नहीं हो, तो ऐसा जातक शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। क्षीण चंद्रमा यदि लग्न में बैठा हो और अष्टम स्थान तथा केंद्र में पापक ग्रह बैठे हो, तो बालक की शीघ्र मृत्यु होती है। क्षीण चंद्रमा यदि लग्न में बैठा हो और अष्टम स्थान तथा केंद्र में पापक ग्रह बैठे हुए, केंद्र स्थान में पापक ग्रह हो और अष्टम में भी पापक ग्रह की स्थिति हो, तो वैसी स्थिति में जातक की शीघ्र ही मृत्यु होती है। यदि क्षीण चंद्रमा पर पापक ग्रह तथा राहु की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक कुछ दिनों के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। क्षीण चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो और पापक ग्रह से भी दृष्टि हो, तो वैसा जातक शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इस ग्रह दृष्टि से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों को लेकर के हम पुनः दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।